देखिए, डीपीएसपी में संविधान संशोधन में केवल इतना ही पूछेगा 39 का किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो 39 का में क्या है, समान न्याय है, सभी को निशुल्क कानूनी सहायता करने का अधिकार 39 का में है। इसका जोड़ा किसमें गया, 42वें संविधान संशोधन के तहत। और 43 का में क्या है, तो 43 का में है जो लोगों का प्रबंधन जब करने लगेंगे तो उसमें मजदूरों का भागीदारी का प्रावधान किया गया है 43 का के तहत, इसको जोड़ा गया है। 43 का को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 48 का में है पर्यावरण की संरक्षा एवं अन्य जीवों की रक्षा करना 48 का है, और 48 का को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो 42वें संविधान संशोधन 39 का, 43 का और 48 का। और 44वें संविधान संशोधन 48 दो, मतलब आपसी असमानताएं जो है वो चाहे आय की दृष्टि से या सुविधा की दृष्टि से या प्रतिष्ठा की दृष्टि से या अवसर की दृष्टि से जो असमानताएं फैली हैं उसको कम करेगा राज्य। वो क्या 48(2) में कहा गया है। और 48(2) किसके तहत, 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 45 में संशोधन हुआ। इसमें जो पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चे थे उनको कहा यहाँ से निकालकर 21 का में मूल अधिकार दे दिया गया। और वर्तमान में समय में अभी प्रेजेंट टाइम में जो 45 है, 45 में है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनका पोषण और शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी आर्टिकल 45 के तहत। 97वें संविधान संशोधन 43 खा जोड़ा गया। इसमें क्या है, इसमें सहकारी संस्थाओं की उन्नति करना है 43 खा के तहत। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत एवं अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है डीपीएसपी। इससे पहले मैं आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार डिटेल से पढ़ाया था और एक वीडियो में पूरा का पूरा मूल अधिकार रिवाइज भी करवाया था। तो आज संविधान के बढ़ते हुए कदम में नेक्स्ट टॉपिक लिया हूँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी यानी राज्य की क्या है, पॉलिसी है, मतलब मूल अधिकार व्यक्तियों को दिया गया था, जबकि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये राज्य सरकार को दिया गया है। कि मतलब राज्य सरकार समय जैसे जैसे बीतता जाए जो भी मूल राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उसे राज्य में लागू करे। इसीलिए क्या स्टेट पॉलिसी, मतलब कि राज्य सरकार राज्य में जो स्टेट की पॉलिसी है उसे लागू करे। तो अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर फ्रेंड्स में बात करूं तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि यह किस भाग में है, क्या किस भाग में है। पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि यह किस भाग में है, और दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि ये किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, और इसका क्या स्रोत है, मतलब ये कहाँ से लिया गया है। इसके अलावा इसकी भाषा कैसी है या प्राकृत कह सकते हैं, इसकी भाषा या प्राकृतिक कैसे है। इतना प्रश्न सिंपल वे में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो भाग की अगर बात की जाए तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी है ये भाग 4 में है। किसमें है, भाग 4 में है। अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो ये 36 से लेकर 51 तक है, मतलब कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर स्रोत की बात की जाए फ्रेंड तो यह आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया। अगर आपसे यह प्रश्न पूछे कि जो आयरलैंड है, आयरलैंड के संविधान में कहाँ से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया था, तो आयरलैंड ने लिया था स्पेन के संविधान से। कहाँ के, स्पेन के संविधान से आयरलैंड ने लिया। और आयरलैंड के संविधान से भारतीयों ने, जब भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था, तो भारतीय जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो आपको पता है, मैंने बताया भी था कि पूरे विश्व के लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़कर उसमें से जो बातें अच्छी लगती थी अपने भारतीय संविधान में उसे सम्मिलित कर लिया गया। ठीक उसी में एक था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसे भी सम्मिलित किया गया। तो इसका स्रोत अगर पूछे तो आयरलैंड, यानी कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो इसका स्रोत है 1935 के भारतीय अधिनियम से। इसमें 1935 के भारतीय अधिनियम से। दरअसल बात यह है फ्रेंड्स, 1935 के जो अधिनियम था उसमें निर्देशों का उपकरण था। क्या था,
निर्देशों का उपकरण था, निर्देशों का उपकरण था। इससे पहले इसी 1935 के अधिनियम वाले संविधान से ही भारत को चलाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। तो जो ये निर्देशों का उपकरण है, वास्तव में इसी का नाम जब भारतीय संविधान बनने लगा तो राज्य के निर्देशक तत्व रख दिया गया। अब प्रश्न प्रश्न पूछा जा आपके मन में आ रहा होगा कि जो ये निर्देशों का उपकरण था, इसी का नाम जब राज्य के निर्देशक तत्व रख दिया गया तो ये आखिर कहाँ से लिया गया था? तो ये भी कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया था। तो स्रोत में अगर 1935 का अधिनियम दिया, अगर ये दोनों आयरलैंड नहीं दिया गया है, स्पेन नहीं दिया गया है, तो आप इसे भी लगा सकते हैं आंसर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो 1935 का अधिनियम में निर्देशों का उपकरण था, ये भी कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से ही लिया गया था। इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि जो राज्य के निर्देशक तत्व हैं, उसका स्रोत जो जननी है वो आयरलैंड है, लेकिन आदि जननी पूछ ले तो स्पेन है, क्योंकि सबसे पहले इसका जन्म कहाँ हुआ? स्पेन में हुआ। उसके बाद स्पेन से आयरलैंड ने लिया, आयरलैंड से भारतीय संविधान में लिया गया। जैसे हिंदी भाषा को पूछा जाता है, हिंदी भाषा की जननी किसे कहते हैं? तो हिंदी भाषा की जननी को अपभ्रंश को कहा जाता है, अपभ्रंश को कहा जाता है। लेकिन हिंदी भाषा कि आदि जननी अगर पूछा जाए तो किसे माना जाता है? संस्कृत को माना जाता है। क्यों? क्योंकि संस्कृत से ही सभी भाषाओं का विकास हुआ है। तो इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछा नहीं गया है, लेकिन भविष्य में इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उसको रिपीट करने का चांस कम ही रहता है, जबकि नए नए प्रश्नों का चांस ज्यादा रहता है। तो आप इस तरह से नए नए प्रश्नों का निर्माण करना अपने से सीखिए। अगर प्राकृति की बात की जाए, प्राकृति यानी भाषा, जो राज्य के निर्देशक तत्व की प्राकृति है वो सकारात्मक है। सकारात्मक क्यों है? क्योंकि जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल दिए गए हैं, उसमें हर आर्टिकल में यही कहेगा कि राज्य ये करेगा, राज्य गरीबों का उद्धार करेगा, राज्य पर्यावरण की संरक्षा करेगा, राज्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा करेगा, राज्य देश के धरोहर की सुरक्षा करेगा। तो इस तरह से जो हर जगह सकारात्मक भावना उत्पन्न हो रही है, उसी को प्राकृत कहा जाता है। और यह भाषा तो प्राकृत कैसी है, इसकी तो अगर पूछा जाए तो इसकी प्राकृत है फ्रेंड्स सकारात्मक। तो आपका ये 4 प्रश्न तो क्लियर हो गया। वनडे एग्जामों में डायरेक्टली ऐसे पूछा जाता है कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक किसका प्रावधान है? तो राज्य के निर्देशक तत्व। यह किस भाग में है? तो भाग 4 में है। स्रोत इसका क्या है, कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड या स्पेन के संविधान से लिया गया है। इसकी प्राकृत कैसी है? तो सकारात्मक है। इतना प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो ये प्रश्न आपका याद हो गया होगा, ये सारे टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जो अगर राज्य के निर्देशक तत्व की परिभाषा अगर आपको से पूछा जाए, मान लीजिए कोई पूछ जाए, तो क्या हो सकता है? राज्य के निर्देशक की परिभाषा क्या हो सकता है? मतलब संविधान निर्माताओं द्वारा जो राज्य को सकारात्मक निर्देश दिया गया है, इसी सकारात्मक से आप परिभाषा बना सकते हैं कि संविधान निर्माताओं द्वारा जो राज्य को सकारात्मक निर्देश दिया गया है, इस सकारात्मक निर्देश को यानी राज्य के निर्देशक तत्व को क्या करेगा? जब नीति निर्माण करने लगेगा, विधियों का निर्माण करने लगेगा राज्य, तो उसमें लागू करेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने गौ हत्या पर प्रतिबंधित कर दिया, वो किसके तहत? आर्टिकल 47 के तहत, सॉरी आर्टिकल 48 के तहत। लेकिन ये प्रावधान क्यों किया है? क्योंकि संविधान में दिया गया है, आर्टिकल 48 अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें दिया गया है कि गाय पर प्रतिबंधित, गाय या अन्य दुधारू पशुओं पर प्रतिबंधित किया जा सकता है उनके वध से ना। तो इस तरह से प्रावधान दिए जाए। इसका अगर उद्देश्य पूछा जाए कि राज्य के निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य क्या हो सकता है? सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य बनाना, या सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये क्या है? इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक राजनीति, सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य बनाना, और क्या है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, इसका क्या है? मूल उद्देश्य है। अब आप कहेंगे कल्याणकारी राज्य क्या है, क्या होता है? तो कल्याणकारी राज्य
ऐसे देश से संबंधित है जब देश क्या करता है, देश के सभी वर्गों के, विशेषकर वंचित वर्गों का जब उद्धार किया जाता है, उनका कल्याण किया जाता है, तो यही कल्याणकारी राज्य कहलाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हुआ राज्य के नीति निर्देशक तत्व का परिभाषा और इसका क्या उद्देश्य हुआ। अब आते हैं हम आर्टिकल 36 पर। अब हम आते हैं आर्टिकल 36 अनुच्छेद 36 में, यानी 36 से लेकर कहाँ तक दिया गया है इसमें, ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिया गया है। 36 से लेकर 51 तक दिया गया है। तो एक एक अनुच्छेद पर अब मैं बात करूंगा। तो जो आर्टिकल 36 है, जो आर्टिकल 36 है, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा दिया गया है। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। अब अगर आप लोग पढ़े होंगे अगर आप लोग पढ़े होंगे आर्टिकल 12, तो आर्टिकल 12 में भी राज्य की क्या दी गई थी, परिभाषा दी गई थी ना। आर्टिकल 12 में भी राज्य की परिभाषा दी गई। तो सेम जो आर्टिकल 12 में परिभाषा राज्य की दी गई थी, वही राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में भी दी गई है। क्योंकि ये राज्य की पॉलिसी चल रही थी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व चल रहे थे, इसलिए आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में दिया गया है, मान लीजिए ऑप्शन में आपको दे दे 12 और 36, तो अगर एक ऑप्शन ऐसा बना रहा है कि जो आर्टिकल 12 और 36 दोनों को डिनोट करता है, तो वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपसे पर्सनली प्रश्न पूछ ले कि राज्य की परिभाषा किसमें दी गई है, और आर्टिकल 12 दे दे, मान लीजिए 36 दे दे, तो आर्टिकल कुछ और दे दे, तो आपको 12 ही मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 12 को ही प्राथमिकता आपको देनी पड़ेगी। वो मूल अधिकार में भी है, और पहला चीज मूल अधिकार में भी वो पहले भी आ रहा है ना। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो पहले आ रहा है तो उसे प्राथमिकता पहले देनी है। आर्टिकल 12 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है। अब आइए आर्टिकल 37। आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 में कहा गया है कि जो राज्य के निर्देशक तत्व है, मूल तो है आदर्शवाद, इसे समझा जाता है स्टेट का राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन ये कहा गया है कि जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी जो डीपीएसपी है, ये क्या है, ये अपरिवर्तनीय है। क्या है फ्रेंड्स, अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय का आशय क्या है कि यह न्याय योग्य नहीं है। क्या है, यह न्याय योग्य नहीं है, यह न्याय योग्य नहीं है। मतलब ये कि अगर राज्य किसी भी नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी को लागू राज्य नहीं करता है, तो उसको लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। जैसे आर्टिकल 41 में कहा गया है कुछ दशाओं में काम का अधिकार, आर्टिकल 41 में कहा गया। लेकिन अगर राज्य काम आपको अगर नहीं भी देती है, तब भी उसको लेकर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते कि राज्य सरकार मुझे काम का अधिकार नहीं दे रही है। जबकि आर्टिकल 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार है, जैसे बेरोजगारी, बीमारी और बुढ़ापा की दशा में। तो इस तरह से ये क्या है, अपरिवर्तनीय है। मतलब ये न्याय योग्य नहीं है, या न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है, इसे लेकर न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। अब आते हैं आर्टिकल 38 में। आर्टिकल आते हैं 38 में। आपको याद तो हो गया होगा ना, 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा है, 37 में क्या है, यही एक शब्द याद कीजिएगा बस, ये अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय का मतलब ये न्याय योग्य नहीं है। आर्टिकल 38 देखेंगे तो इसमें दो बातें कही गई है। एक आर्टिकल 38(1) कहा गया है, एक आर्टिकल 38(2) कहा गया है। जो आर्टिकल 38(1) है, इसमें कहा गया है कि जो इसमें कहा गया है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। और आर्टिकल 38(2) में कहा गया है आपसी असमानता
आपसी असमानता को कम करना। देखिए आर्टिकल 38(1) में कहा गया है कि राज्य क्या करेगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा। जबकि आर्टिकल 38(2) में कहा गया है कि जो आपसी असमानता है उसको कम करना। आपसी असमानता कैसे हो सकता है, जैसे आय की आपसी क्या है, असमानता है, तो उसको कम करने का प्रयास करेगा। प्रतिष्ठा है, सुविधाओं में है, या अवसर में असमानता है, तो इन सभी चीजों को कम करने का उद्देश्य राज्य को है। तो आपको इस तरह से याद हो गया होगा। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 37 में ये कहा गया है कि यह अपरिवर्तनीय है, मतलब ये न्याय योग्य नहीं है, इसे न्यायालय में लेकर नहीं जाया जा सकता है। आर्टिकल 38(1) में कहा गया है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। और आर्टिकल 38(2) में कहा गया है आपसी असमानता को दूर करना। आपसी असमानता को दूर कैसे किया जा सकता है, वो जो आय की असमानता है उसे कम करके, प्रतिष्ठा सुविधाओं में जो असमानता है उसे कम करके, या अवसर दे रहे हैं उसमें जो असमानताएं फैली हैं उसे कम करेगा। तो इस तरह से आपसी असमानताएं कम हो जाएंगी। ये आर्टिकल 38(2) के तहत कहा गया है। अब आइए आर्टिकल 39, कौन सा, आर्टिकल 39 या अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 ये सबसे पहले देखिए, इसमें 6 अनुच्छेद दिया गया है। 39A, 39B, C और D, उसके बाद कौन सा E है, और कौन सा है F। इतने आर्टिकल्स दिए गए हैं। आर्टिकल 39 में आर्टिकल 39(1) ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी दिया गया है, ई दिया गया है, एफ दिया गया है। सबसे पहला चीज इसे आपको याद करना है कि इसमें ए से लेकर एफ तक दिया गया है। अब बात ये आता है कि आर्टिकल 39(a) में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 39(a) में कहा गया है कि स्त्री और पुरुषों को, क्या, आर्टिकल 41(a) में कहा गया है कि स्त्री और पुरुषों को क्या करना है, जीविका का साधन उपलब्ध कराना। क्या, जीविका का पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना। मतलब कि आर्टिकल 39 ये कहता है कि स्त्रियों और पुरुषों को जीविका का पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, मतलब कि उनके कार्य से संबंधित जो कार्य किया जा सके स्त्रियों और पुरुषों को, उनके लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना। आर्टिकल 39(b) में कहा गया है कि देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना। जनहित में प्रयोग करना। और आर्टिकल 39(c) में कहा गया है कि उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करना। 1 मिनट समझा रहे हैं, विकेंद्रीकरण करना। और आर्टिकल 39(d) में कहा गया है कि स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। और इसमें कहा गया है कि नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। इसमें कहा गया है बच्चों और युवकों को शोषण से बचाना। देखिए आर्टिकल 39(a) में कहता है कि स्त्री और पुरुषों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, मतलब कि उनको तरह तरह के साधन उपलब्ध कराया जाए ताकि उनका जीवन यापन हो सके। आर्टिकल 39(a) में कहता है
जबकि आर्टिकल 39B में कहता है कि देश में जो भौतिक संसाधन है उसको जनहित में प्रयोग कीजिए। मतलब जो भी देश के भौतिक संसाधन है उसका प्रयोग आप जनहित यानी जनता के बीच में प्रयोग करिए, लोगों को उसमें प्रयोग के लिए प्रेरित करिए और देश के संसाधनों का क्या जनहित में प्रयोग करना है। आर्टिकल 39C कहता है कि जो भी उत्पादन है उस उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण कर। विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है फ्रेंड कि जैसे मान लीजिए कोई उद्योग है, वो उद्योग किसी एक हाथ में ना हो, जबकि उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर कर सभी के हाथों में कर दिया जाए। मतलब कि अधिक लोगों के हाथों में जब हो जाएगा तो आसानी से लोगों को पर्याप्त साधन भी मिल जाएगा जीविका के लिए, और उनको क्या उनको पैसा मतलब काम भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आर्टिकल 39ABC है। अब इसको याद कैसे करना है, तो 39ABC में देखिए सभी में क्या साधन साधन संसाधन साधन, तीनों में क्या शब्द आया है, साधन साधन। तो ABC तीनों में क्या आया है, साधन आया है। आपको ऐसे याद करना है, तीनों में क्या आया है, साधन शब्दावली आया है। मतलब कि पहले क्या करेंगे, स्त्रियों और पुरुषों को जीविका के लिए साधन उपलब्ध कराएंगे, उसके बाद जो देश में संसाधन रहेंगे उसको जनहित में प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो उत्पादन के साधन रहेंगे उसका विकेंद्रीकरण मतलब कि बड़े लोगों से छोटे लोगों के हाथों में उद्योग को देना। इस तरह से क्या होगा, ABC आपको याद हो गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है आर्टिकल 39D। क्या है, आर्टिकल 39D इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद करना है, बाकी चाहे कोई याद हो या ना हो। क्यों, क्योंकि ये बार बार एग्जामों में पूछा जाता है कि स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। मतलब कि अगर जैसे मनरेगा, जैसे गांव में आप लोगों ने देखा होगा मनरेगा में चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जब दोनों काम करते हैं तो उसी मनरेगा में जो काम करते हैं दोनों को क्या समान वेतन दिया जाता है। इसी के तहत तो स्त्रियों और पुरुषों को समान काम के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। इसका प्रावधान आर्टिकल 39D या 39घ में कहा गया। इसे का खा गा घा अंगा चा पढ़ सकते हैं आप। तो इसे 39घ में कहा गया है या 39D में कहा गया है कि महिलाओं और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। उसके बाद जो महिला और पुरुष समान काम जो कार्य कर रहे हैं, इनका काम करने से इनके कहीं स्वास्थ्य में गड़बड़ियां न हो जाए, मतलब दिक्कतें ना झेलनी पड़े, इसलिए राज्य सरकारें भी करेगी कि नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने का भी उपाय करेगी तरह तरह के। उसके बाद लास्ट में कहा गया है 39 के लास्ट या चा में कहा गया है कि जो बच्चे हैं जो युवक है उनको शोषण से बचाना। जो बच्चे हैं और जो युवक है उनको शोषण से बचाना। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। तो आर्टिकल 39 हो गया। आर्टिकल 39 में क्या है, पुरुषों और महिलाओं को क्या जीविका के साधन उपलब्ध कराना। फिर दूसरा साधन कौन सा, देश के जो संसाधन है उसको जनहित में प्रयोग करना। तीसरा संसाधन क्या है, जो उत्पादन के संसाधन है उसका विकेंद्रीकरण। उसके बाद 39D में क्या है, मतलब कि समान कार्य के लिए समान वेतन, किसको, पुरुषों और महिलाओं को। और ई में क्या है, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा या चिंता करेगा कौन, राज्य सरकार करेगी, सुरक्षा करेगी ना। और लास्ट एफ में क्या कहा गया है, बच्चों और युवकों को क्या करना है, बच्चों और युवकों को शोषण से बचाना है। इस तरह से आर्टिकल 39 हुआ। अब आर्टिकल 39 कैपिटल ए भी है। क्या है, आर्टिकल 39, अभी तक मैं स्मॉल ए की बात कर रहा हूँ, ABCD की बात कर रहा हूँ, अब कैपिटल ए की बात कर रहा हूँ। 39A जैसे 39D इम्पोर्टेंट है वैसे ही 39 कैपिटल ए भी इम्पोर्टेंट है, या इसी को का भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि समान न्याय की बात की गई है आर्टिकल 39A में, एवं निःशुल्क न्याय की व्यवस्था करना। आर्टिकल 39A में कहा गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था आर्टिकल 39A। इसे मैं अभी जो संशोधन वाला मामला है इसे लास्ट में बताऊंगा डिटेल से, ठीक है, तो इस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, अभी बाद में बताऊंगा। तो आर्टिकल 39A में कहा गया है समान न्याय एवं निःशुल्क न्याय की स्थापना करना। भारत में या किसी भी राज्य में
सभी के लिए समान न्याय होगा। और क्या होगा, जो जनता है, जो गरीब है या वैसे व्यक्ति हैं, उनके लिए क्या निःशुल्क न्याय की व्यवस्था की जाएगी, ये आर्टिकल 39A में कहता है। अगर आर्टिकल 40 की बात की जाए, आर्टिकल 40 की बात की जाए तो आर्टिकल 40 में क्या है, पंचायतों का गठन है। क्या है, पंचायतों का गठन है, पंचायतों का गठन है। आपके पीईटी एग्जाम में 24 अगस्त 2021 को ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि पंचायतों का गठन किस में किया गया है, तो आर्टिकल 40 में किया गया है। तो आर्टिकल 40 के तहत पंचायतों का गठन किया जाता है। तो आपको ये दो अनुच्छेद याद हो गया होगा। अनुच्छेद 39 में क्या है, समान न्याय सभी को मिलेगा और क्या निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। और आर्टिकल 40 में है पंचायतों का गठन है। क्या है फ्रेंड, पंचायतों का गठन है। अब देखिए आइए उन आर्टिकल 41, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 43 का और अनुच्छेद 43 का, ये एक साथ पढ़ना है। ये क्या, एक साथ आपको पढ़ना है। आपको एक साथ याद भी अभी करा देंगे 2 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए आर्टिकल 40 कहता है कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम का अधिकार, कुछ दशाओं में काम का अधिकार। ये दशाएं कैसी हो सकती हैं, बुढ़ापा हो सकता है। क्या हो सकता है, बुढ़ापा हो सकता है, बीमारी हो सकती है, और क्या हो सकता है, बेरोजगारी हो सकती है, बेरोजगारी हो सकती है। देखिए पहला चीज ये कि आर्टिकल 41 में ही कहा गया है कि जैसे राज्य के नागरिक हैं, वो अपने योग्यता के अनुसार कोई किसी भी मतलब नौकरी में जो फॉर्म वगैरह भरते हैं उस अवसर की समानता में तो बताए थे। यहाँ भी बात की गई है कि अपने योग्यता अनुसार राज्य नागरिकों की योग्यता अनुसार उनको नौकरी देगा। जैसे मान लीजिए आपकी योग्यता पुलिस की है तो आप उसमें फॉर्म भरिए, आप पुलिस में हो जाइए। इस तरह से योग्यता अनुसार की बात की गई है आर्टिकल 41 में। लेकिन कहा गया है कुछ दशाओं में काम का अधिकार। मान लीजिए जैसे बूढ़ा व्यक्ति है या बीमार व्यक्ति है या बहुत ज्यादा बेरोजगारी व्यक्ति है, तो क्या होगा, उसको काम पाने का अधिकार होगा। तो इस तरह से आर्टिकल 41, इसको देखिए अभी 1 मिनट में याद कराएंगे, पहले लिख लेते हैं। आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम का अधिकार, और दशाएं कैसी होंगी, बुढ़ापा हो सकता है, बीमारी हो सकती है और बेरोजगारी हो सकती है। मान ये संविधान निर्माताओं ने कह दिया राज्य को, राज्य ने कहा ठीक है मैंने काम दे देंगे, राज्य के सभी नागरिकों को मैं काम दे दूंगा। लेकिन हो सकता है वो काम इनके हो सकता है बुढ़ापा है, उसको कह दे कि 50 बोरी की आप सीमेंट में कितने केजी आते हैं, 50 केजी ना, हाँ तो आप 50 केजी की आप सीमेंट की बोरी लीजिए, यहाँ से ले जाइए वहां। तो वो बूढ़ा जो व्यक्ति रहेगा वो ऐसा काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने उतने समय सोचा कि यार हो सकता है कि ऐसी घटनाएं घटित हो सकती है कि बूढ़ा से कोई भारी सामान या भारी कार्य करवाया जाए। इसलिए आर्टिकल 42 में कहा गया है कि जो ये काम होगा, मतलब जो ये कार्य होगा वो अनुकूल होगा। कैसा होगा, अनुकूल होगा या न्याय संगत होगा, अनुकूल होगा या न्याय संगत होगा या क्या होगा, अनुकूल होगा और न्याय संगत होगा। कैसा होगा, अनुकूल होगा, न्याय संगत होगा या मानवोचित होगा। कैसा होगा, मानवोचित होगा। इस तरह से ये न्याय की बात कही गई है। तो ये चीज क्लियर हुआ कि मतलब मान लीजिए बूढ़ा व्यक्ति है तो बूढ़े व्यक्ति के अनुकूल काम होना चाहिए या न्याय संगत होना चाहिए या मनोचित होना चाहिए। तो तब राज्य सरकार ने तो मान लीजिए यहाँ पर एक संविधान निर्माता है, दूसरा राज्य सरकार है।
ना। तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि कुछ दशाओं में आप, राज्य को कह रहे हैं, कुछ दशाओं में आप काम का अधिकार देंगे, जैसे बुढ़ापा हो गया, बीमारी हो गया, बेरोजगारी होगा। तो राज्य ने कहा ठीक है मैं काम दे दूंगा, हो सकता है काम भारी न दे, इसलिए आर्टिकल 42 में कहा गया है कि जो काम आप देंगे वो जैसे बूढ़ा व्यक्ति है तो उसके अनुकूल देंगे, उसके न्याय संगत देंगे, उसके मानुचित देंगे। तो राज्य सरकार ने कहा ठीक है मैं काम दे रहा हूँ, लेकिन आप इस फाइल को ले जाकर उस फाइल पर रख दीजिए। लेकिन फिर संविधान निर्माताओं ने सोचा कि हो सकता है काम तो सरल दे दे, लेकिन हो सकता है उसका वेतन सही ढंग से ना दे, मतलब कि जीवन निर्वाह के लिए, कैसा जीवन निर्वाह मतलब कि यथोचित, क्या बात की गई है, यथोचित वेतन दिया जाए, मतलब कि उसका जीवन निर्वाह, आप इतनी वेतन दीजिए कि उसका जीवन निर्वाह हो सके। इसके अलावा कुटीर उद्योग की बात भी की गई है आर्टिकल 43 में। क्या कुटीर उद्योग की बात भी आर्टिकल 43 में कही गई है कि आप कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा दीजिए। तो ये आर्टिकल 43 हो गया। और इसी आर्टिकल 42 में ही एक बात और कही गई है कि जो महिलाएं होंगे, इसी आर्टिकल 42 में ही कहा गया है कि जो महिलाएं होंगी, महिलाओं को क्या प्रसूति के समय, मतलब प्रेगनेंसी के समय, प्रसूति के समय उनकी सहायता या उपलब्धता कराया जाए, मतलब कि जैसे अवकाश वगैरह दिया जाए महिलाओं को। तो आर्टिकल 42 में ही कहा गया है। अब आर्टिकल आप 43 का में, अगर आर्टिकल आप 43 का में आएंगे तो आर्टिकल 43 का में कहा गया है, आर्टिकल 41, 42, 43 का में कहा गया है कि जो उद्योग का प्रबंधन होगा, क्या उद्योग के प्रबंधन में क्या होगा कि जो मजदूरों का भागीदारी, क्या मजदूरों का भागीदारी। और आर्टिकल 43 ख में कहा गया है कि सहकारी संस्थाओं की उन्नति करेगा राज्य, ना। तो इस तरह से बात हुई। अब देखिए आपको 1 मिनट में समझा दे रहा हूँ। देखिए आर्टिकल 41 है, आर्टिकल 42 है, आर्टिकल 43 है, और आर्टिकल 43A है, 43B है, यानी 43 का है, 43 खा है। तो आर्टिकल 41A कहता है कि नागरिकों को कुछ दशाओं में काम का अधिकार होगा, जैसे बुढ़ापा हो गया, बीमारी हो गया या बेरोजगारी हो गया। फिर क्या होगा, राज्य सरकार ने कहा ठीक है मैं सभी को काम दे दूंगा, लेकिन हो सकता है संविधान निर्माताओं ने फिर ये सोचा कि हो सकता है जो बूढ़ा व्यक्ति है उसके लिए राज्य सरकार कोई भारी काम दे दे, तो क्या बूढ़ा व्यक्ति करेगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए आर्टिकल 42 में कहा गया कि जो आप काम देंगे वो न्याय संगत होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए या मानवोचित होना चाहिए, मतलब कि बूढ़े व्यक्ति के अनुकूल काम होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए, मानवोचित होना चाहिए। दूसरी बात ये कही गई कि मान लीजिए उसी में महिलाएं भी काम कर रही हैं तो उनकी प्रसूति व्यवस्था की भी उपलब्धता कराई जाए, मतलब कि प्रेगनेंसी के समय उनको अवकाश वगैरह भी दिलाए जाए। तो ये आर्टिकल 42 में कहा। फिर संविधान निर्माताओं ने सोचा कि हो सकता है वो काम तो भी सरल काम भी दे दे और काम सरल भी दे दे, लेकिन उसके जीवन निर्वाह हेतु तो उसका यथोचित वेतन न दे। तो इसीलिए आर्टिकल 43 में कहा गया है कि व्यक्ति जो बूढ़ा व्यक्ति है उसको आप काम दे रहे हैं, सरल दे रहे हैं, लेकिन उसके जीवन निर्वाह के लिए आप उसको वेतन भी दे, ताकि मान लीजिए छुट्टी हो गई संडे की, मान लीजिए छुट्टी हो गई तो संडे का उसका भोजन चल सके, या कोरोना काल जैसे महामारी में 1-2 महीने की छुट्टी हो जा रही है तो उसके पास इतना पैसा पर्याप्त होना चाहिए बचत में कि वो 2 महीने तक भोजन पानी कर सके। इस तरह से आर्टिकल 43 कहता है। उसके साथ ही साथ उद्योग की विकास की भी बात करता है, और
आर्टिकल 43 का कहता है कि जो उद्योग होंगे हो सकता है कि राज्य सरकार उसमें मशीनीकरण कर दे, तो इसीलिए कहा गया है आर्टिकल 43 का में कहा गया है कि जो उद्योग होगा उसमें क्या, उसके प्रबंधन के लिए मजदूरों को भी भागीदारी या कर्मचारियों को भी भागीदारी बनाना होगा। और उसके बाद आर्टिकल 43 खा में कहा गया है कि सहकारी संस्थाओं की आप उन्नति करिए, विकास कीजिए ताकि लोगों को कार्य मिल सके। तो इस तरह से ये आर्टिकल 41, 42, 43 का और 43 खा आपको याद हो गया, और काम से आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे कुछ दशाओं में कामकाज का आर्टिकल 41 में है, और दशाएं कैसी हो सकती है, बुढ़ापा हो सकता है, बीमारी हो सकता है, और क्या हो, बेरोजगारी हो सकता है। आर्टिकल 42 में कहा गया है जो 41 में काम दिया गया है उसी को न्याय संगत अनुकूल होना चाहिए, मानवोचित होना चाहिए। फिर आर्टिकल 43 में कहा गया कि उसी का वेतन सही ढंग से दिया जाए, और आर्टिकल 43 का में कहा गया है कि जो उद्योग का प्रबंधन होगा उसमें मजदूरों को क्या भागीदारी दिया जाए। और आर्टिकल 43 खा में कहा गया है कि क्या, आर्टिकल 43 खा में कहा गया है कि आर्टिकल 43 खा में कहा गया सहकारी संस्थाओं की उन्नति करना। अब आइए आर्टिकल 44, इसमें अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 में कहा गया है नागरिकों को एक समान नागरिक संहिता, एक समान नागरिक संहिता, या इसी को समान आचार संहिता भी कहते हैं, तो आप लोग याद कीजिएगा, समान आचार संहिता भी इसी को कहते हैं, समान आचार संहिता भी इसी को कहते हैं, समान नागरिक संहिता को। ये क्या है, देखिए आपको, आप ये देख रहे हैं ना, 4 4 कैसे हैं, एक समान है, 4 4 क्या है, एक समान है। मतलब आर्टिकल 44 में कहा गया है कि समान नागरिक संहिता होगा, मतलब कि भारत में एक कानून हो। जैसे हिंदू पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी एक होना चाहिए, और एक कानून के तहत ही मुस्लिम में भी वही बात कही जाए और हिंदू में भी बात कही जाए। जबकि जैसे 3 तलाक था, 3 तलाक क्या था, मानव की महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध था। जैसे मान लीजिए आपने 8 शादी की, 8-10 साल 4-5 साल उनके साथ ली, उसके बाद बोल दिया तलाक तलाक तलाक, 3 बार बोल दिया, हो गया कहानी खत्म। मैं ऐसे में तो महिलाएं बेचारी कहाँ जाएंगी, किसके पास जाएंगे। तो इस तरह से ये क्या है, ये भारतीय, वैसे भारतीय संस्कृति के विरुद्ध भी है। तो इस तरह से ये जो समान नागरिक संहिता की बात होती है, समान आचार संहिता की बात होती है, आर्टिकल 44 में इसके तहत कहा गया है ना तो मुस्लिम लॉ होना चाहिए, ना तो हिंदू लॉ होना चाहिए, बल्कि एक लॉ होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, एक समान सिविल संहिता होना चाहिए, एक समान नागरिक संहिता होना चाहिए, मतलब कि सभी के लिए एक ही कानून लागू हो। तो इस तरह से आर्टिकल 44 में बात कही गई है। आर्टिकल 45 की बात करें, अनुच्छेद 45 ना, आर्टिकल 45, आर्टिकल 45। तो देखिए आर्टिकल 45 में क्या कहा गया है, इसको थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। आर्टिकल 45 में है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मतलब कि बाल्यावस्था का देख रेख और उनका पोषण, बच्चों को पोषण या देख रेख राज्य करेगी, राज्य सरकार क्या करेगी, जो 0 से 6 वर्ष तक बच्चे हैं उनकी देखभाल करेगी, उनका पोषण का प्रावधान आर्टिकल 45 में। देखिए क्या होता है कि आर्टिकल 45 में पहले था, ये पहले था, और एक क्या है, अब है ना, ये अब है। ये पहले क्या था, पहले था 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा मुहैया उपलब्ध कराना, ये पहले आर्टिकल 45 में ही था। लेकिन क्या होता है, एक 86वां संविधान संशोधन होता है, कौन सा, 86वां संविधान संशोधन होता है सन 2002 में। इसके तहत एक आर्टिकल जोड़ा जाता है आर्टिकल का, और इसमें जोड़ दिया जाता है 6 वर्ष से 14 वर्ष के
6 से 14 वर्ष के बच्चों को मूल अधिकार दे दिया जाता है आर्टिकल 51 के तहत 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में। तो क्या होता है कि ये आर्टिकल 45 खाली हो जाता है। तब संविधान निर्माताओं ने, संशोधन वालों ने सोचा कि जो जब आर्टिकल 45 खाली हो जा रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ तो प्रावधान कर दिया जाए। तो उन्होंने सोचा कि राज्य सरकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को तो शिक्षा उपलब्ध कराने में थोड़ा से असमर्थ है, इसको मूल अधिकार बना दिया गया। लेकिन ये 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए हो सकता है कुछ काम करे, मतलब जैसे दर्य वगैरह जो दिया जाता है प्राइमरी में, तो इस तरह की जो पोषण व्यवस्था है, देख रेख है, ये कर सकती है। तब लोगों ने कहा कि हो सकता है इसे भी ना कर दे। तो फिर संविधान संशोधन निर्माताओं ने कहा कि इसे नहीं भी राज करेगा तब भी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि 6 वर्ष का बच्चा छोटा से होता है, उसको तब तक उसके 6 वर्ष के बच्चे की देखभाल अधिकतर माँ बाप के ही माध्यम से ही होता है और स्कूल के भरोसे नहीं रहते हैं, इसलिए कोई समस्या की बात नहीं है। चाहे राज्य इस पर अमल हो या ना हो, कोई समस्या की बात नहीं है। तो देखिए 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में क्या हुआ, पहले इसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे उसको कहाँ ले गया, आर्टिकल 41 का में ले गया। और उसके बाद इसी में एक और प्रावधान दिया जाता है, आपको पढ़ाया जाएगा अगला चैप्टर मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य में जो 11वां मूल कर्तव्य है उसमें कहा गया है प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएं, मतलब शिक्षा की व्यवस्थाएं कराएं। शिक्षा की व्यवस्था तो सरकार कर ही रही है, लेकिन उनको प्रेरित करे, मतलब उनको शिक्षा दिलाने में सहायता करे, सहयोग करे, उनका क्या है, अभिभावक का कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 का में इनको मूल अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो क्या पढ़ना चाहते हैं? नहीं, वो हमेशा मैच खेलना चाहेंगे, घूमना चाहेंगे ना। तो इस तरह से उनके तरह तरह की क्या होते हैं, नखराएं होते हैं, झेलना पड़ता है, जिसको माँ बाप को ही झेलना पड़ता है। इस तरह से आपको आर्टिकल 86वां से क्या हो गया कि इसमें से 45 से ले गया 51 का में जोड़ा, और इसमें 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। अब प्रेजेंट टाइम पे अगर पूछे आर्टिकल 45 में क्या है, तो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या शिक्षा, पोषण और बाल अवस्था की देख रेख करेगा कौन? राज्य सरकार करेगा, ये आर्टिकल 45 कहता है। अब आइए आर्टिकल 46 ना। आर्टिकल 46 अनुच्छेद 46 यानी आर्टिकल 46 और आर्टिकल 47 को एक साथ पढ़ लेते हैं ना। देखिए आर्टिकल 46 में कहा गया है कि जो एससी है और कौन है, एसटी है एवं अन्य दुर्बल वर्ग, एससी है, एसटी है, मतलब अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, एवं अन्य जो दुर्बल वर्ग हैं, इनका शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना, ये काम किसका होगा? राज्य सरकार का होगा। मतलब आर्टिकल 46 के तहत एससी, एसटी और अन्य दुर्बल वर्ग जो भी हैं, अन्य पिछड़े वर्ग में जो आते हैं, उनको क्या करेगा? उनका शैक्षिक और आर्थिक हितों की देख रेख करेगा, उनको आगे बढ़ाएगा आर्टिकल 46 के तहत। आप आर्टिकल 46 में केवल इतना याद कर लीजिए, एससी, एसटी एवं अन्य दुर्बल वर्ग, उनके आर्थिक एवं शैक्षिक व्यवस्था को आगे बढ़ाएगा आर्टिकल 46। आर्टिकल 47 कहता है, आर्टिकल 47 कहता है कि जो स्वास्थ्य है, लोक स्वास्थ्य एवं पोषाहार में सुधार, शराब एवं अन्य मादक पदार्थों पर प्रतिबंध, मतलब कि इनके उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया। देखिए आर्टिकल 47 में कहा गया है कि लोक स्वास्थ्य एवं पोषाहार में सुधार। लोक की स्वास्थ्य कैसे सही होगी, तो उसको क्या विशेष करके शराब बंदी किया जाए, या अन्य जो मादक पदार्थ हैं, जैसे अन्य मादक पदार्थ हैं जो भी पदार्थ हैं, जैसे गांजा हो गया, अफीम हो गया,
चरस हो गया, हेरोइन हो गया, इस तरह से जो भी मादक पदार्थ हैं उस पर क्या किया जाए, प्रतिबंधित किया जाए, ये बात कहता है आर्टिकल 47। लेकिन आप देखेंगे कि भारत में आप किसी भी राज्य में चले जाइए बिहार को छोड़कर, तो आप कहीं भी भारत में जाइए तो आपको क्या शराब आसानी से मिल जाएगी पूरे भारत में, बिहार को छोड़ दीजिए। और एक राज्य ऐसा है जो जहाँ पर शराब आसानी से नहीं मिलती है, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, गुजरात एवं राजस्थान। इसमें से कौन सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आप मूवी के माध्यम से या बुक में या करंट में पढ़े होंगे कि वहां पर भी प्रतिबंधित किया गया है। तो गुजरात या राजस्थान इनमें से कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो लोक स्वास्थ्य एवं पोषाहार के सुधार में सबसे पहला शराब बंदी कीजिए। शराब बंद क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देश की जो राज्य की आर्थिक व्यवस्था है ना, वो इसी पर टिकी हुई है। आर्थिक सबसे बड़ा आर्थिक स्रोत इसी का मानते हैं, इनकम, आर्थिक इनकम, राज्य की जो आर्थिक इनकम होती है सबसे ज्यादा इसी को माना जाता है कि शराब से सबसे ज्यादा राज्य को इनकम होती है, इसलिए इस पर प्रतिबंधित नहीं कर रहा है। जबकि बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य कहते थे पहले ना, लेकिन राज्य ने क्या किया, शराब को बंद कर दिया बिहार ने। तो बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि उससे लोगों का स्वास्थ्य बहुत ही बिगड़ता है। आप देखते होंगे आपके गांव में, आपके घरों में इस तरह से बात कही गई है। अब आइए आर्टिकल 48 और 48 का। आर्टिकल 48 में कहा गया है कि कृषि एवं निषेध। आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन का विकास, गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं का के वध पर निषेध। मतलब कि कृषि एवं पशुपालन का तो राज्य सरकार विकास करेगी, लेकिन गाय है या अन्य दुधारू पशु हैं, जैसे भैंस हो गया, भैंस वगैरह हो गया ना, तो अन्य दुधारू पशुओं में आ जाएंगे। तो इस तरह के पशुओं पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। कैसे, वध के मतलब कि हत्या करने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है गाय या अन्य दुधारी पशुओं को। गाय को उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्य योगी नाथ जी ने क्या किया है, इस पर गाय पर प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। और इसके अलावा भैंस वगैरह पर भी प्रतिबंधित किया जा सकता है, क्योंकि वो भी क्या है, दुधारू पशु हैं। इस तरह से एक प्रावधान आर्टिकल 48 में कहा गया है। और देखिए गाय के लिए, गाय पर जब प्रतिबंधित कर दिया गया, उत्तर प्रदेश में गौ हत्या निषेध कर दिया गया, तो क्या हुआ, 48 के तहत आर्टिकल किया गया। तो अब क्या हो गया कि गाय की मात्रा सर्वाधिक हो गई है। गांव में आप देखेंगे तो गाय इधर उधर टहलते हुए घूमती। योगी जी ने गौशाला खोलने का प्रबंधन तो किया है, हर गांव में गौशाला भी आपको दिखाई देंगे, लेकिन गौशाला में गाय दिखाई नहीं देंगी। 2, 4, 10, 20 गाय जरूर रहेंगी केवल दिखावटी के लिए। बाकी सारी की सारी गायें क्या, कृषि किसानी सब तहस नहस कर रहे हैं, मतलब खेतों को चर रही हैं। तो इस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं कृषि में। गाय को तो फिलहाल ठीक है, मान लीजिए उनके लिए गौशाला खोला गया, लेकिन गाय से उत्पन्न बछड़े जो सांड का रूप आज लिए हैं, उनके लिए क्या किया गया, कुछ नहीं किया गया है। सांड सारी सारी रात गेहूं चर रहे हैं, धान चर रहे हैं। गाँव में, हमारे यहाँ पर्सनल गाँव में 12 बजे 2 बजे रात तक लोग सड़कों पर टहलते हैं, केवल अपने खेत की सुरक्षा के लिए, मतलब गाय और सांड की सुरक्षा के लिए, केवल अपने खेत के लिए, कि गाय और सांड कहीं खेत हमारा चर न जाए, इस तरह से व्यवस्था। जैसे गाय के लिए गौशाला खोला गया, तो सांड के लिए भी सांडशाला खोल देना चाहिए योगी जी को। इसीलिए तरह तरह की लोग गाँव में सांड को उपाधि भी दिया गया है। जैसे पहले क्या होता था कि जब कोई बच्चा जाता था, मान लीजिए कोई सांड दिखाई दे देता था, तो उस समय जो बड़े बुजुर्ग रहते थे वो कहते थे, बच्चे से मजाक करते थे कि बच्चे देखो तुम्हारे मौसा जा रहे हैं ना, मौसा जा रहे हैं। लेकिन आज क्या कहते हैं, आज सांड को ये उपाधि दी गई है, जब से योगी जी ने गाय हत्या पर प्रतिबंधित किया। ये अच्छी बात है, ठीक है, दुधारू पशु है, भैंस पर भी प्रतिबंधित कर दिया जाए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये सब दुधारू पशु है, इसके मैं खिलाफ नहीं जा रहा हूँ। लेकिन उनको उपाधि क्या दी गई है सांड योगी जी को। तो अब जब सांड, पहले क्या बच्चों से मजाक करते थे, लेकिन अब सांड देखकर क्या कहते हैं कि देखो योगी जी के मौसिया जी जा रहे हैं, मतलब मौसा जी जा रहे हैं। इस तरह से गांव में क्या करते हैं, गांव में सांडों की उपाधि, गांव के किसान है भाई, गांव की किसानी किसी अगर ये उपाधि दे दिए हैं योगी जी को, तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि गांव के किसान ही, भारत में जो किसान है उन्हीं के बदौलत से जो शहर में रह रहे हैं लोग, या जितने भी नेता हैं, अभिनेता हैं, वो क्या कृषि कर रहे हैं,
कृषि नहीं कर रहे हैं, गांव के किसान ही उन्हें क्या चावल गेहूं की उपलब्धता करा रहे हैं। उन्हीं के बलबूते पर पूरे देश के जो शहरी लोग हैं या जितने बड़े आदमी हैं उन्हीं की देन है कि खा रहे हैं, नहीं खाने के लिए मर जाए, चाहे जो हो, चाहे सीएम हो या पीएम हो या कोई नेता हो या शहरी लोग हो। क्यों? क्योंकि अगर गांव का किसान अभी अगर खेती करना बंद कर दे तो बड़ी ही तबाही मच जाए। कितना आयात करेंगे भारत, अन्य देश से कितना आयात करेंगे। और चीज पेट्रोल डीजल तो या आयात करने करते इतनी बड़ी आर्थिक व्यवस्था समस्या आ जाती है। पेट्रोल बताइए 100 रुपए लीटर हो गया, इतना महंगा हो गया। पहले कितना 32-33 रुपए सन 2000 में था लीटर, और 2013-14 तक 56 रुपए 57 रुपए 60 रुपए लीटर था। आज कितना 100 रुपए हो गया। मतलब 5-6 साल में 100 रुपए 40 रुपए की वृद्धि हुई, मतलब 40% की वृद्धि हुई। इस तरह से हो रहा है। तो किसान भाई हैं, किसान भाई अगर किसी को उपाधि भी दे रहे हैं तो कोई समस्या की बात नहीं है, क्योंकि गांव के बुजुर्ग लोग वैसे भी मजाक बच्चों से भी करते हैं। तो बूढ़ों के लिए योगी जी भी एक बच्चे ही हैं, भले वो सीएम क्यों ना हो। तो आर्टिकल 48 का में क्या कहा गया है? आर्टिकल 48 का में कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण तथा अन्य जीवों की रक्षा करना। मतलब कि आप पर्यावरण का संरक्षण करें, आप हम मिलकर, पूरे भारत के वासी मिलकर पर्यावरण की संरक्षा करें, रक्षा करें, संरक्षण करें। कैसे कर सकते हैं? मतलब कि जैसे आपके आसपास प्रदूषण ना फैलने पाए। आप नजदीक जा रहे हैं चौराहे पर, तो आप बाइक का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, या ना साइकिल से चले जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं। पैदल या साइकिल जाने से डबल फायदा होगा। पहला फायदा ये होगा कि आपका पेट्रोल का 100 रुपये पैसा बचेगा। दूसरा फायदा ये होगा कि आपके शरीर यानी हेल्थ के लिए वो फायदेमंद होगा। तीसरा फायदा ये होगा कि आप पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। और भी ढेर सारे कार्य हैं जिससे आप पर्यावरण की रक्षा संरक्षण कर सकते हैं, अन्य जीवों की भी क्या आप करें, रक्षा करें। तो इस तरह से आर्टिकल 48 में क्या कहा गया? कृषि एवं पशुपालन का विकास गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं पर क्या प्रतिबंधित किया गया है। जबकि 48 का में कहा गया है, 48 का में क्या, पर्यावरण की संरक्षा एवं अन्य जीव की रक्षा करने का बात कही गई है। अब आर्टिकल आते हैं 49, 50 और 51। आर्टिकल 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक धरोहर वस्तुओं एवं स्थानों की सुरक्षा करने का करेगा कौन? राज्य सरकार। आर्टिकल 50 में कहा गया है कार्यपालिका से, 1 मिनट समझा रहे हैं, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करना। और आर्टिकल 51 में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की देखभाल करना। देखिए आर्टिकल 49 में कहा गया है कि जो भी भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, धरोहर हैं, स्थानीय कोई स्थान है या कोई वस्तु है, उसकी राज्य सुरक्षा करेगा। राष्ट्रीय महत्व की स्मारक धरोहर जैसे दिल्ली का लाल किला हो गया, आगरा किला हो गया, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया। तो इस तरह से जो भी राष्ट्रीय महत्व के जो धरोहर है, स्मारक है, या कोई स्थान हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, तो उसकी सुरक्षा करेगा कौन? राज्य सरकार करेगा या केंद्र सरकार करेगी आर्टिकल 49 के तहत। आर्टिकल 50 में कहा गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करना। मतलब आर्टिकल 50 को आप क्या कहते हैं? 50-50। तो आर्टिकल 50 में क्या हो रहा है? 50-50 किसका हो रहा है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का। मतलब कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया जा रहा है। कहाँ?
पृथककरण का मतलब अलग करना होता है। तो 50 के आर्टिकल 50 या 50 के तहत क्या, कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से मतलब कि अलग रहेंगी, स्वतंत्र रहेंगी, अपने आप में काम करेंगे। लेकिन अगर कार्यपालिका हो सकता है कोई ऐसा कार्य करे, कोई ऐसा कानून बनाए जो देश के हित में ना हो, जो संविधान का उल्लंघन करता हो, तो ऐसे कानून, ऐसे कार्य को न्यायपालिका उसे रद्द कर देगी। इसे मैं बता ही चुका हूँ पहले ही, लेकिन इसको आपको याद करना है 50-50, 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करना। और 4-4 जो एक समान था उसे क्या कहते हैं, 4-4 एक समान। आर्टिकल 44 में क्या है, एक समान सिविल संहिता, मतलब एक समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 51 में है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा, मतलब कि आप देश का यह कर्तव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखे, सुरक्षा बना रखे, युद्ध वगैरह ना होने पाए, क्योंकि युद्ध से बहुत बड़ी समस्या होती है। पहला चीज है कि हमारे जो देश के नौजवान हैं उनमें कई नौजवानों को शहीद होना पड़ता है, बड़ी तरह तरह की समस्याएं आती हैं। तो युद्ध से जितना बचा जाए उतना ही बेहतर होगा। और इसके अलावा जो देश की आर्थिक व्यवस्था है 10 साल पीछे चली जाती है, कहा जाता है, क्योंकि इससे बड़ी समस्याएं होती हैं। अब आते हैं जो डीपीएसपी से संबंधित संविधान संशोधन हुए हैं, क्या हुए हैं, संशोधन हुए हैं, उस पर मैं चर्चा कर देता हूँ। डीपीएसपी में जो संविधान संशोधन हुए हैं उस पर मैं बात करूंगा। एक हुआ है 42वां संविधान संशोधन, एक हुआ है 44वां हुआ है, और इसके अलावा 86वां हुआ है, एक हुआ है 97वां। क्या है ये सभी के सभी क्या है, संविधान संशोधन है ना, संविधान संशोधन है। देखिए 42 में क्या, आर्टिकल 42वें संविधान के संशोधन में क्या किया गया है, 39 का जोड़ा गया, 43 का जोड़ा गया और 48 का जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन के तहत 38 2 जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन आर्टिकल 45 में हुआ। 97वें संविधान संशोधन आर्टिकल 43 का जोड़ा गया। देखिए आर्टिकल 43 का 42वें संविधान संशोधन के तहत, आर्टिकल 43 का 97वें संविधान संशोधन। देखिए आपसे संशोधन में डीपीएसपी में इतना ही संशोधन पूछेगा, क्योंकि इतना ही सबसे इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है। देखिए 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या है, ये 49 नहीं है, ये 39 है। कितना है, ये 39 है। 39 का 43 का 48 का 38 2 45 43 का। देखिए डीपीएसपी में संविधान संशोधन में केवल इतना ही पूछेगा, 39 का किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 42वां। 39 का में क्या है, समान न्याय है, सभी को निःशुल्क कानूनी सहायता करने का अधिकार 39 का में है। इसका जोड़ा किसमें गया, 42वें संविधान संशोधन के तहत। और 43 का में क्या है, तो 43 का में है जो उद्योगों का प्रबंधन जब करने लगेंगे तो उसमें मजदूरों का भागीदारी का प्रावधान किया गया है 43 का के तहत, इसको जोड़ा गया है। 43 का को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 48 का में है पर्यावरण की संरक्षा एवं अन्य जीवों की रक्षा करना 48 का है, और 48 का को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो 42वें संविधान संशोधन 39 का, 43 का और 48 का। और 44वें संविधान संशोधन 48 2, मतलब आपसी असमानताएं जो है वो चाहे आय की दृष्टि से या सुविधा की दृष्टि से या प्रतिष्ठा की दृष्टि से या अवसर की दृष्टि से जो असमानताएं फैली हैं उसको कम करेगा राज्य। वो क्या 48 2 में कहा गया है। 48 2 किसके तहत, 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 45 में संशोधन हुआ। इसमें जो पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चे थे उनको कहा यहाँ से निकालकर 21 का में मूल अधिकार दे दिया गया। और वर्तमान में समय में अभी प्रेजेंट टाइम में जो 45 है, 45 में है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनका पोषण और शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी आर्टिकल 45 के तहत। 97वें संविधान संशोधन 43 खा जोड़ा गया। इसमें क्या है, इसमें सहकारी संस्थाओं की उन्नति करना है 43 खा के तहत। 43 का में क्या है, 43 का 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 43 खा 97वें संविधान संशोधन के तहत। 43 का में क्या है, तो 43 का में है उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों को भागीदारी देना। और 43 खा में क्या है, तो 43 खा में है सहकारी संस्थाओं की उन्नति यानी विकास करना, ये राज्य का कर्तव्य है। इस तरह से स्टैंड डीपीएसपी यानी राज्य के निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी समाप्त होती है।